नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। पिछला वीडियो हमने दिया था क्लास 6 एनसीईआरटी बुक नोट्स से पूरा टॉपिक हमने क्लियर कराया था आपको साइंस का। आज हम लेकर के आए हैं साइंस का ही, लेकिन क्लास 7 का। इसमें टोटल 18 चैप्टर है, तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूंगा। पार्ट 1 में 1 से 9 तक होगा और पार्ट 2 में चैप्टर 9 हो जाएगा। पार्ट 1 में 1 से 9 तक, तो चैप्टर 10 से 18 तक पार्ट 2 कर दूंगा, यानी क्लास 7 2 पार्ट में आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इससे बच्चे बोर फील करते हैं, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है पादपों में पोषण। पोषक क्या होते हैं? तो भोजन का प्रमुख भाग, देखिए, जो हम कुछ खाते हैं या पौधे खाएं, चाहे हम लें या कोई भी जीव जंतु लें, उसमें हर चीज़ तो हमारे शरीर में रहता नहीं है। जो उसके पोषक तत्व होते हैं वे हमारे शरीर खींच लिए जाते हैं, बाकी अवशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पोषक तत्व, फिर वही बात रह गया कि पोषक तत्व क्या होता है। तो जो जो आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, हमें जिस तरह के आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, वैसा ही रासायनिक सब्सटेंट भोजन से हमें मिलता है। जैसे कि वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल इत्यादि। तो ये जो निचोड़ हमें मिलता है, इसे ही हम कहते हैं पोषक पदार्थ। अब पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और इसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो पौधे अपना भोजन या जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हों, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो ऐसे में आप पाएंगे सिर्फ पेड़ पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव स्वपोषी हैं, बाद बाकी विषमपोषी है। स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और विषमपोषी पोषण को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब विषमपोषी भोजन पोषण क्या होता है? तो वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके अंदर मानव और कई सारे जीव जंतु आएंगे। विषमपोषी पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी। और इसी में अगर आप जाएंगे तो एक होता है परपोषी। तो पहली बात देखिए, मृतजीवी क्या होता है? तो वैसे जीव जो जीवों के सड़े गले शरीर, मरे हुए शरीर को खा करके पलते बढ़ते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम, कवक, फंजाई इत्यादि। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी क्या करते हैं? अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसी का भोजन चूसते रहते हैं, जैसे कि अमरबेल, मलेरिया इत्यादि। एक होता है क्या? तो परपोषी। परपोषी और परजीवी में बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कौवा एक परपोषी है। वो क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठ जाता है और उसके कीलों को, जुओं को खाता है। तो वो बाहर से खाता है। परजीवी शरीर के अंदर प्रवेश करके वहीं पर घर बना लेते हैं, जबकि परपोषी बाहर से शरीर पर आपका जो मिलेगा उसको खाएंगे। तो परपोषी और परजीवी लगभग एक ही है, जो कि एक विषमपोषी पोषण का तरीका अपनाते हैं। अब देखते हैं कीटभक्षी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, जैसे इकॉर्निया, जैसे कि घटपर्णी। तो ये सभी ऐसा क्यों करते हैं? ये सभी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये सभी जितने भी पौधे मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी दलदली इलाकों में, जहाँ उन्हें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसे पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। छोटे मेढक खा सकते हैं छोटे छोटे कीड़ों को। प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें 4 चीज़ें चाहिए: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब ये चीज़ होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत पर होता है। तो यहाँ पर 2 बातें क्लियर कर देंगे कि जितनी भी सूर्य से ऊर्जा निकलती है, और ये बिहार वाले एग्जाम में पूछा गया था टीचर TRE 1 में, जितनी भी सूर्य से ऊर्जा निकलती है उसका 10% पेड़ पौधे ले लेते हैं। और हम कितना लेते हैं? तो जीव जंतु कितना लेते हैं या मनुष्य कितना लेते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 1% लेते हैं। इसे भी आप नोट करेंगे। अब फूड फैक्ट्री या खाद्य फैक्ट्री, तो फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्तों को फूड फैक्ट्री कहते हैं। उसे रसोई घर भी कहा जाता है। जीवों के लिए रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जीवों के लिए रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधों के लिए रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तों को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर से पत्ते भोजन बनाते हैं यहीं पर। अब खाद्य फैक्ट्री में भोजन बन गया तो उसे ले करके पूरे शरीर तक पहुंचाने वाले ऊतक का नाम है फ्लोएम, और जल के संवहन करने वाले ऊतक का नाम है जाइलम, जो कि एक और दोनों, जो एक फ्लोएम है और एक जाइलम है, ये दोनों संवहन ऊतक हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। अब देखिए, पत्तों के पीछे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है और जल का वाष्पीकरण होता है, तो उसे हम कहते हैं रंध्र। इसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसे हरित लवक भी कहा जाता है। खाद्य संश्लेषण, जब हरे पौधे भोजन बनाते किस प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, और यह भोजन वह संश्लेषित कर लेता है, खींच लेता है पूरे शरीर में, जिससे कई सारे अंग बनते, पत्ते बनते हैं, टहनियाँ बनती है, उसके वृद्धि होती है, विकास होता है, फल बनता है, सारे के सारे संश्लेषण के द्वारा ही होता है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। शैवाल को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ये आपने दीवारों पर देखा होगा या घर के पास जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर देखा होगा, तालाब में या ठहरे हुए जल में आपको ये दिखाई दे सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये पेड़ पौधे होते हैं, मतलब पौधे होते हैं। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम जीवाणु है जो दलहन तथा तिलहन की जड़ों में पाया जाता है, गांठ के रूप में उसके अंदर होता है। और जब बिजली चमकती है पर्यावरण में तो नाइट्रोजन निकलता है, और ये जड़ की गांठों में जो राइजोबियम है वो उन्हें अवशोषित करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और फिर पौधे मरते हैं तो मिट्टी में यह चला जाता है गैस बन के बाहर, फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार की पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं जो कि क्लास 7 से है। तो हमने पहले पार्ट में पौधों में पोषण देखा, अब हम देखेंगे प्राणियों में पोषण। पोषण तो आप सभी जानते हैं कि सजीव भोजन करके जीवित रहने के लिए, इसका अवशोषण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण हमने देखा प्राणियों में, बार बार मैं प्राणियों कहता हूँ, पादपों में देखा। अब देखिए प्राणियों में तो कहीं ना कहीं फिर तो वही बात आ जाती है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण वाली बात, और ये सभी मिल करके पोषक तत्व बनाते हैं। प्राणियों में पोषण करने की आवश्यकता आहार गणने की विधि से
शुरू होती है। मतलब जब हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं और उसे चबाने के बाद पूरा प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, ये कह रहा है। तो पाचन क्या करता है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यानी चलिए मैं एक बार पूरा प्रक्रिया बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में चलेंगे। जब हम मुंह में भोजन को डालते हैं तो भोजन क्या कहलाता है? भोजन का रूप। लेकिन जब उसे हम चबा देते हैं तो वह उसमें लार मिल जाता है और वह बन जाता है बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। फिर वह गर्शिका द्वारा अंदर धकेल दिया जाता है, जहाँ वह अमाशय में चला जाता है और अमाशय में उस भोजन में मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। फिर उसमें पेप्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है वहाँ से, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ पर हो गया? तो अमाशय में हो गया। अब वहाँ पर जो भोजन है वो अम्लीय हो गया, वह छोटी आंत की ओर धकेल दिया जाता है। लेकिन हमारा छोटी आंत इस प्रकार बनाया गया है कि जब हम अम्लीय माध्यम को छोटी आंत में देते हैं तो वो पचाने के लिए तैयार नहीं होता है। इस कमी को दूर करने के लिए लीवर से निकलता है बाइल जूस, जो कि पित्ताशय में स्टोरेज रहता है। इसके बाद अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयिक जूस, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये दोनों भोजन में मिलकर उसे तीता कर देते हैं, क्षारकीय कर देते हैं। अब जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का शर्करा का पाचन करता है, जबकि जो पित्त रस है वो भोजन को कड़वाहट में मतलब कसेला बना देता है और वसी अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। जो फैट होता है ना, उसको ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भोजन को लेकर के, तो भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। इससे पहले जितने भी अच्छे अच्छे पोषक तत्व है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत में उपस्थित विली द्वारा। विली को रोम कहते हैं, ठीक है, रोम। और वो रोम खींच लेते हैं और उसमें ब्लड वेसल्स जुटे होते हैं। जो ब्लड वेसल मतलब रक्त नलिकाएं, जो सारे पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद भोजन को धकेल दिया जाता है बड़ी आंत में। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसके बाद वह अधपक जो पचा हुआ भोजन है वह मलाशय में जाके जमा होता है और फिर मलाशय से जब भर जाता है तो हमें मल त्याग की इच्छा होती है और वह मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो भोजन हमारे शरीर में 3 रूपों में दौड़ता है। पहला, मुंह में अगर चबा रहे हैं तो बोलस हो गया। इसके बाद अमाशय में है तो काइम हो गया, और जब मल बन जाता है तो काइल कहते हैं। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। अब कहता है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और इनके शरीर में उपयोग की विधि सम्मिलित है। पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट संघटक जटिल पदार्थ है जो सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है पाचन के बाद। तो जब यह पाचन के बाद सरल पदार्थ में बदल जाता है तो इस जो लास्ट वाली स्टेज उसको हमने क्या कहा था? काइल कहा था। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता और भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं इनके शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। यानी प्राणियों में पोषण की आवश्यकता होती है उसे जिंदा रहने के लिए, उसके शरीर की वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? अंतर्ग्रहण की विधियां, किस प्रकार आप खा रहे हैं। इसके बाद इसका भोजन में अवशोषण जो हो रहा है वो शरीर में हो रहा है कि नहीं। ये तो शुरुआत हो जाती है आहार नाल से और गुदा तक जाकर के ये खत्म हो जाता है। तो पहला है मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी, इसके बाद है ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा। हमने तो सारा बता दिया आपको। ये सभी मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली कुछ ग्रंथियां हैं। तो ग्रंथियों में पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियों में लाला ग्रंथि जिसको लार ग्रंथि कहते हैं, यकृत ग्रंथि जिसको लीवर कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जिससे इंसुलिन निकलता है, पाचन तंत्र
पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं और इसमें जितने अंग लगते हैं, जितने भी चीज़ें भाग लेती है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब है अंतःग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी भोजन को अपने अंदर ले लिया तो इसको अंतःग्रहण कहते हैं। अब हम दांतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वयस्कों के आमतौर 32 दांत होते हैं। बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं? तो बच्चों के 20 दांत होते हैं दूध के, जो 7 वर्ष की अवस्था आते आते झड़ जाते हैं। कृंतक या छेदक। कृंतक मतलब छेनी जैसे नुकीले दांत। ये छेनी जैसे नुकीले दांत, हम लोग इसको कुकुरदत्ता भी कहते हैं। ये चीरने और फाड़ने के लिए होते हैं। इनकी संख्या नीचे के जबड़े में 2 और ऊपर के जबड़े में 2 होती है। तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रदनक दांत। रदनक दांत मतलब सामने वाले दांत। देखिएगा, बच्चे का जब दांत निकलता है ना, ठीक सामने वाला दांत पहले निकलता है और इनकी संख्या नीचे 4 और ऊपर भी 4 होती है, यानी टोटल 8 होती है। अब देखिए, इसका काम क्या है? इसका काम है काटना। अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक मतलब अगला चौवा, है ना। तो इस प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। ये हल्का सा चपटा होता है, पूरा चपटा नहीं, ये चबाने के लिए होता है। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, ऊपर भी लेफ्ट 2, नीचे और राइट 2, टोटल 8 हो गया। अब है चवर्णक। चबाने वाले दांत को, जिसको चौवा कहते हैं, ये चपटा होता है और ये भोजन को पीसता है। इसका काम क्या है? भोजन को पीसना, और इसकी संख्या प्रत्येक में 6 होती है, यानी नीचे दाएं बाएं 3-3, ऊपर दाएं बाएं 3-3। अब है मुख एवं मुख गुहिका। जो मुंह का कैविटी है, मुंह का जो खोल है, इसको कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका। यहाँ पर क्या होता है? लाला रस निकलता है। कौन सा ग्रंथि से? तो लाला ग्रंथि से या लार ग्रंथि से, जिसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। एक जीभ के नीचे, एक जीभ के ऊपर। तो एक जोड़ी हुआ, एक बाएं साइड में और एक बाएं साइड ऊपर। 2 जोड़ी हुआ, एक दाएं साइड में, जीभ के आसपास में बात कर रहा हूँ, इस तरह टोटल। तो ये लार क्या करता है? चावल में जो मंड है उसको शर्करा में बदल देता है। अब आपसे पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में एमाइलेज होता है। अगर एमाइलेज ना मिले ऑप्शन में, तो तब आप टाइलिन मारेंगे। जीभ एक मांसल पेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई, यानी कंठ के पास से जुड़ा हुआ है। इसमें हड्डी नहीं होती है, याद रखिएगा। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं और जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। भोजन नली। तो ग्रास नली को लगभग 25 सेंटीमीटर जो लंबी होती है, इसी को कहते हैं भोजन नली, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ईसोफेगस। ठीक है, और ये श्वास नली के समानांतर चलती है। यह गले से शुरुआत होकर के डायाफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब हार्ट के पास जाकर के ये समाप्त हो जाता है, लेकिन हार्ट में नहीं जाता है। सीने के डायफ्राम से, थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है। हाँ, ये हमने बता दिया। ग्रास नली गर्सने से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाली नली है। मतलब आपका जो अमाशय शुरू होता है, जिसको हम आमतौर पर पेट कहते हैं, उसकी शुरुआत से कंठ तक चलता है। अमाशय, ये अमाशय जो है ये एस आकृति की होती है। इसमें ग्रास नली होती है और उसके ऊपर में ग्रास नली और नीचे छोटी आंत। अग्नाशय यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशयी रस, जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप में बदल देता है, यानी जो ग्लूकोज शर्करा है उसको पचाने में मदद करता है। शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है, और शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसमें गड़बड़ी हो जाने से व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाती है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में पहुंच जाता है, और जहां कार्बोहाइड्रेट
सरल शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। वसा वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाती है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। क्षुद्रांत में अवशोषण, भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है, यानी छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है, जहां उसमें रुधिर वाहिकाएं किस रूप में, विली के रूप में, जो हम लोग चूसक बोलते हैं उस रूप में होती है, वो खींच लेते हैं, जिसे अवशोषण कहते हैं। दीर्घरोम, पचे हुए भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा यानी रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। एक बात आप नोट करेंगे, हमारे शरीर में सारे पोषक तत्व बनते हैं, परंतु विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो नहीं बनता है। घास खाने वाले जंतु में पाचन, गाय भैंस तथा घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन को ठूंस लेते हैं अमाशय के एक भाग में, फिर वहाँ से निकाल करके उसको पागुर करते चबाते रहते हैं, इसीलिए इसे रूमिनेंट कहा जाता है और इस प्रक्रिया को रूमेन कहते हैं। कहता है रूमिनेंट में अमाशय 4 वर्गों में बटा होता है। रूमेन में आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाली कहते हैं या पागुर कहते हैं। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में यानी गोलों के रूप में मुंह में लाता है और फिर इसे चबाता है, जो रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें आंतों की लंबाई ज़्यादा होगी, शाकाहारी में जो जानवर होते हैं जो घास फूस खाते हैं उसमें, या मांसाहारी जानवर में, तो आपका जवाब होगा घास फूस खाने वाले जानवरों में। घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत तथा बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। उसमें कृत्रिम पांव होते हैं, जिसको पद्दाब भी कहते हैं, जिससे ये गति करते हैं और भोजन को पकड़ते हैं। जब खाद्य पदार्थ उसके पास आता है तो अपने शरीर में उसको घेर लेते हैं। इसको पच्छमा भी नहीं, पादाब कहते हैं। मतलब मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से देता हूँ आपको कि एक अमीबा है, यहाँ पर एक इस तरह की अमीबा है, यहाँ भोजन आया तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को इसमें कवर कर लेगा, फिर ये खाद्य कहाँ चला जाएगा, खाद्यधानी में, यहाँ पाचन होगा, और जब इसको इधर निकालना है, उत्सर्जन करना है, तो भोजन इधर नहीं जाएगा, ये खुद आगे बढ़ जाए। इस प्रकार खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ को सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम तीसरे चैप्टर को देख। अब तीसरा चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक। क्या है तीसरा चैप्टर? रेशों से वस्त्र तक। तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं, जिससे धागे बनाए जाते हैं या तागे, जो हमने पिछली बार थोड़ा सा आपको बताया था क्लास 6 में। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक तंतु, जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से मिलेगा प्राकृतिक तौर पर, उसे प्राकृतिक तंतु कहेंगे। तो ये प्राकृतिक तंतु 2 जगहों से मिलते हैं, पादपों से कपास, रुई, जूट, पटसन, या जंतुओं से ऊन तथा रेशम। तो ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़, बकरी, याक, खरगोश। रेशमी तंतु रेशम के कीट से बनता है, जो कोकून बनाते हैं ना, वो अपने शरीर के चारों ओर, उसी से। संश्लिष्ट तंतु, तो ये रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशा कहते हैं, और पादपों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशा कहते हैं। तो ऊन के रेशे भेड़, याक, खरगोश, लामा भेड़ इत्यादि से प्राप्त होते हैं। रेशम, रेशम की कोकून से प्राप्त होता है। ऊन हमने बता ही दिया आपको। तो देखिए, जो रोएं होते हैं ना,
जंतुओं के शरीर में, उसको गर्मी के दिनों में ही, एक बात और याद रखिए, ट्रिम करके उतारा जाता है, ठंडी के दिनों में नहीं, क्योंकि इससे बहुत गर्मी लगती है, तो जीव जंतुओं को भी फायदा होता है ना। यहाँ देखते हैं, भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं, एक सख्त वाले दाढ़ी की तरह, दूसरा त्वचा के समीप सॉफ्ट वाले, है ना, उसको तंतु रूपी बाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बकरी पाई जाती है और उसको कहते हैं पश्मीना, और उससे बना गया शॉल, पश्मीना शॉल लगभग 50,000 रुपये का आता है, जो कि 6 कंबल के बराबर एक शॉल गर्मी देता है। अब है वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब हम सभी क्या करते हैं, चुन करके हाइब्रिड वाले जीवों का उत्पन्न करते हैं। जैसे आप समझिए, जो जर्सी है वो देसी गाय और भैंस के संयोजन से बनाया गया है। तो वर्णात्मक प्रजनन क्या हुआ, हमें जैसी चीज़ें चाहिए हम वैसा प्रयोग करके, संकरण करके नए जीवों को उत्पन्न कहते हैं। इसे ही वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए आजकल देखते हैं हाइब्रिड वाला पेड़ सब आता है, तो हाइब्रिड वाला पेड़ बड़ा पेड़ से बनाया गया है, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, छोटे पौधे में ही ज़्यादा फलन हो जाते हैं। जैसे पोल्ट्री को आप देख लीजिए, पोल्ट्री जितना तेज़ी से बढ़ता है, देसी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो ये कहाँ से आया, ये वर्णात्मक प्रजनन से आया। जैसे कि हमारे देशों में ऊन प्रदान करने के लिए अनेक भेड़ें हैं, तो वो भेड़ों को अगर हाइब्रिड करके हमने अच्छा बना दिया तो वर्णात्मक प्रजनन कहलाएगा। जैसे याक कहाँ पाया था, तिब्बत और लद्दाख में। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से हम उसे पालते हैं, है कि नहीं, जो चीज़ें हमें चाहिए उसी के हिसाब से हम उसको पालेंगे। अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो हमने पश्मीना कहा था आपको, वही है। ऊँट के शरीर में बालों का उपयोग ऊन के सभी रूपों में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका भी ऊन से ऊन के लिए है। पश्मीना शॉलें, देखिए पश्मीना के लिए हमने कहा था, कश्मीर की एक बकरी है जिसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। ये भेड़ पालन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं ऊन की कटाई। तो ऊन की शरीर की जो त्वचा है वो जब गर्मी के दिनों में बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भेड़ों को दिक्कत आने लगती है, इसलिए उसके शरीर से ट्रिम करके उसके सारे बालों को उतार लिया जाता है, और इससे उसका शरीर में वृद्धि होता है और उन्हें भी थोड़ी ठंडक पहुंचती है। अब हम अभिमार्जन की बात करते हैं। अभिमार्जन का मतलब सफाई होता है। जो हमने बाल उतारे भेड़ों के, उसमें कुछ त्वचाएं भी आ गई होंगी, जिससे उसमें चिकनाई यानी चर्बी होगी, धूल होगी, गंदगी होगी। इससे पहले साफ़ किया जाएगा, और साफ़ किया जाएगा तो ये अभिमार्जन कहलाएगा। अब हम देखते हैं प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में उनकी कटाई होती है, फिर अभिमार्जन होता है, फिर उसको छांटा जाता है, बड़े छोटे, अच्छे खराब, मोटे पतले, इस तरह के। फिर उसमें छटाई हो गया, फिर रंगाई होती है, फिर उससे रीलिंग कर दिया जाता है, मतलब धागे बना दिया जाता है। रेशम सिल्क के सभी रेशे हैं, रेशम सिल्क के सभी रेशे हैं, सिल्क ही कहते हैं रेशम को। तो ये किस प्रकार का रेशा है, तो ये जानतव रेशा होता है। अब जो जानवर होते हैं, रेशम की जो कीट होते हैं, वो मलबेरी जिसको बोलते हैं शहतूत, तो शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, उसी पत्तों को खाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेशम कीट पालन। और इसके बाद वो अपने चारों ओर कोकून बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को कोकून बनाना ही कहेंगे। मेरा वो शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है, जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे कि सबसे पहले लार्वा होता है, तो लार्वा को जब पत्तों पर रख देते हैं तो प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद वो कोकून बनाना शुरू करता है, फिर उसमें से अगर मुंह खुला रहा तो वो कीट तितली की तरह उड़ जाएंगे, अगर नहीं खुला रहा तो वो क्या हो जाएंगे, उसी में बंद होकर के मर जाएंगे। और उसी कोकून से हम
रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। अब सेरीकल्चर, तो कैसे याद रखें, रेशो सेरी, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दूसरा होता है मछली पालन, कुछ कुछ बता ही देता हूँ। तो मछली पालन को पीसी, जब हम मछली को घर लाते हैं तो पीस पीस करते हैं, तो पीसी कर लेंगे। एपी कल्चर, तो एपी क्या होता है, मीठा होता है। आपने एपी पिया होगा, एक सॉफ्ट ड्रिंक है। तो एपी किस में जोड़ेंगे हम, तो शहद मीठा होता है, शहद पालन है कि नहीं। फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की खेती। हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, इस तरह। अब रेशम कीट जो होते हैं, वो जो मादा कीट होते हैं वो अंडे देती है। इन्हीं अंडों से लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर बनते हैं, और कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। प्यूपा, कुछ कायांतरण होने वाले कीटों के जीवन चक्र की एक प्रक्रिया है। इस दौरान 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। तो क्या क्या अवस्था है, देखिए हमने क्या, लार्वा है ना, लार्वा, प्यूपा, इसके बाद कैटरपिलर, और इसके बाद वो वयस्क तितली, इस टाइप का। इन कीटों के कायांतरण की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर ये पूर्ण कीट बन जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं। ताप, किसी वस्तु की गर्मी के माप को ताप कहते हैं। यानी कि जब हम आग जलाते हैं तो उसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको हम ताप कहते हैं। थर्मामीटर, ताप मापने के लिए उपयुक्त की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, जिस थर्मामीटर से शरीर के तापमान को मापा जाता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और अगर बहुत अधिक तापमान को मापना है तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, पायरोमीटर का। अब स्केल होते हैं, एक सेल्सियस स्केल होते हैं, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है, और प्रयोगशाला में बात करें तो केल्विन होता है। सेल्सियस आपने देखा ही होगा, तो आपने देखना कि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही रहते हैं। इसी में फ़ारेनहाइट में रहता है तो फ़ारेनहाइट में 93 या 92 से रहते हैं। तो अब समझिए आप बात को कि हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम जब उसको नापते हैं तो 96, 95, 93, 92 ही होता है। जब 99 आ जाता है फ़ारेनहाइट में, तब हम कहते हैं कि इसमें बुखार हो गया है। प्रयोगशाला तापमापी, तो हमने इसको क्या नाम बताया, पायरोमीटर, याद रखिएगा। इसमें सेल्सियस का मान ज़्यादा होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है, वो दोनों बताता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, जो देखिए जब किसी बर्तन को हम गर्म करते हैं तो जिस भाग पर गर्मी होती है उससे ठंडे की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, ऊष्मा का संवहन जो होगा गर्म से ठंडे की ओर जाएगा, जहाँ गर्म होगा वहाँ ज़्यादा होगा। चालन, वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है उसको चालन कहते हैं। जिस प्रकार संवहन हमने बताया। चालक, तो जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा का और विद्युत धारा का आने जाने देगा उसको हम चालक कहेंगे, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब। कुचालक, तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा और ऊष्मा को जाने नहीं देगा उसे कुचालक कहेंगे, जैसे रबड़, प्लास्टिक। संवहन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा, संवहन का मतलब हवा में फैलते फैलते जाती है। समुद्री समीर, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाले समीर को समुद्री समीर कहते हैं। अब आप समझिएगा कि दिन के समय में ज़मीन गर्म होता है, तो जहाँ भी गर्मी होगी
वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा और वहाँ भरने के लिए ठंडी हवा आएगी। तो दिन के समय ज़मीन गर्म होता है तो समुद्र की ठंडी हवा उसे भरने के लिए आती है, तो समुद्र समीर हो गया। लेकिन रात के समय दिन ठंडा हो जाता है, समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, समुद्र का पानी गर्म रहा तो वहाँ से स्थल की ओर से समुद्र की ओर हवाएं चलेगी, इसको थल समीर कहते हैं। विकिरण, सूर्य की जो किरणें निकलती है और जो हमें उष्मा देती है उसी को ही विकिरण कहते हैं। सभी गर्म पिंड सूर्य से ही उष्मा प्राप्त करते हैं विकिरण द्वारा। कुछ ही भागों में परिवर्तित होता आता है, कुछ भागों में अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो जाते हैं यानी पार हो जाता है, मतलब कुछ हमारे पृथ्वी पर आ जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है, कुछ आर पार हो जाता है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उष्मा को कम करने के लिए, और गहरे रंग के कपड़े में उष्मा ज़्यादा खींची जाती है। तो ये भी चैप्टर हुआ। अब हम अगले चैप्टर को, अगला चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्ल पाए जाते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा, जैसे कि दही लैक्टिक एसिड, नींबू का रस साइट्रिक एसिड, संतरे का रस साइट्रिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड, इमली टार्टेरिक एसिड, इसके बाद टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, इस तरह के एसिड होते हैं। नेटल का डंक, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, ये आप याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। अगला है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो छूने में चिकने लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सूचक, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षार की जानकारी हमें दे दे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, उसको हम कहेंगे सूचक। जैसे कि लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र किससे बना होता है? तो समुद्र के अंदर एक पाई जाने वाली घास होती है जिससे लिटमस पत्र बनता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन नामक घास। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो इस तरह हम लिटमस पत्र यानी सूचक तैयार कर लेते हैं लाइकेन घास से। उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलते हैं, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, जैसे कि शुद्ध जल। उदासीनीकरण प्रक्रिया, जब हम किसी अम्ल और किसी क्षार को मिला देते हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है वह लवण तथा जल होता है। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वो उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल तथा क्षारक को मिलाइएगा तो लवण तथा जल बनेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है तथा जल बनता और उष्मा रिलीज होती है। फिनोप्थिलिन क्या होता है? जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थिलिन कहते हैं। मतलब जो चीज़ अभी तक उपयोग नहीं किए हैं उसको फिनोप्थिलिन कहते हैं। अपाचन, हमारे शरीर में जो अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, और जब यही अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपाचन, अनपच बोलते हैं, खट्टी ढकार या एसिडिटी बोलते हैं। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो हमारी त्वचा में फॉर्मिक एसिड डाल देती है जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है, चुलचुलाने लगता है, नोचाने लगता है। तो इसमें अगर हम खाने का सोडा मल दें तो ये उदासीन हो जाएगा और हमें जलन नहीं होगा। और एक दवा का नाम है केलेमाइन, इसको भी लगा देंगे, जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। तो अम्ल और क्षारकीय मिल करके क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है। मृदा उपचार, यदि मृदा अम्लीय हो गई है या क्षारकीय हो गई है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। अगर अम्लीय हो गई है
तो उसमें चूना डाल दीजिए, लेकिन बुझा हुआ चूना, ठीक है। यदि क्षारकीय हो गई है तो उसमें कंपोस्ट खाद डाल दीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय और नदियों में विसर्जित करने से पहले इसमें क्षारकीय पदार्थ मिला देने चाहिए, क्योंकि कारखानों से अम्लीय पदार्थ निकलते हैं। चलिए अगले चैप्टर को देख। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई सारे पदार्थ भाग लेते हैं। व्यापक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों का, जैसे रंग, रूप, आकृति में बदलाव होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का जन्म होता है, जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन इत्यादि। जब लोहा पानी के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाता है, इसे मंद दहन भी कहते हैं। और जो परत बनती है उसके ऊपर, वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। जंग के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, जब जहाँ का वातावरण नमकीन होता है, समुद्र किनारे, वहाँ पर जंग ज़्यादा लगता है। लोहे के चाकू, हथौड़े, पेचकस या किसी भी औजार को नमी वाले स्थान पर कुछ दिन छोड़ दीजिए, उसमें देखिएगा कि ब्राउन कलर की परत जम जाती है, और इसी को तो जंग कहते हैं। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, जो हवा के संपर्क में सीधे तौर पर नहीं आता है, इससे जंग नहीं लगता है, और हम इस तरफ बचा सकते हैं चीज़ों को जंग लगने से। एक बात और याद रखिएगा, बड़े बड़े पुलों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। खाने वाले डब्बों के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जो चमकदार साइकिल के रिम या घंटियाँ होती है, हैंडल होते हैं, उसमें क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, तो रासायनिक परिवर्तन में रंग बदल जाएगा, उसमें गैस बनने लगेगा, ध्वनि उत्पन्न होगा, किसी प्रकार का नया गंध आएगा, ऊष्मा, प्रकाश या और भी कुछ रेडिएशन निकल सकती है। क्रिस्टलीकरण, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे एक चम्मच पानी में आप घोल दीजिए, और जब घुल गया तो पानी को उबालते रहिए, वाष्पीकरण होगा तो उसका क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये पुनः वापस हो सकता है। अगला चैप्टर है पाठ 7, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों का तापमान, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। दैनिक है तो 24 घंटा। मौसम क्या होता है, यह हर क्षण हर पल बदलते रहता है। किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। मौसम की रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इसके लिए आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको न्यूनतम टेम्परेचर भी बताएगा और अधिकतम भी बताएगा। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। जलवायु, किसी स्थान पर लगभग 30 वर्षों, याद रखिएगा 30 वर्षों की मौसम की दशाओं का अध्ययन करा जाएगा, तभी उसको जलवायु कहेंगे। अगर 30 साल नहीं किया है तो जलवायु नहीं कहलाएगा। और ये भी पूछा गया सवाल है। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं नमी। तो ठंडे के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाती है, बरसात में आर्द्रता बढ़ जाती है, और गर्मी के दिनों में आर्द्रता कम हो जाती है। जब आर्द्रता कम हो जाती है तो उसको शुष्क मौसम कहते हैं, और जब आर्द्रता बढ़ जाती है उसको आर्द्र मौसम कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसे शुष्क कहते हैं। जैसे कि लेह ठंडा है, राजस्थान गर्म है, मेघालय का मासिनराम वर्षा वाला स्थान है, और मानसून का आगमन केरल से होता है। कब होता है, तो 1 जून से 10 जून के अंतर्गत। मानसून की वापसी तमिलनाडु में होती है, इसीलिए तमिलनाडु में वर्षा के दिनों ठंडे के दिनों में बारिश होती है, जिसको आम्रवृष्टि कहते हैं।
वर्षा कितनी हुई इसको नापने के लिए वर्षा मापी का उपयोग किया जाता है। जलवायु और अनुकूलन, जंतु जिन परिस्थितियों में जीते हैं उनका शरीर उसी हिसाब से ढल जाता है और इसे ही हम कहते हैं अनुकूलन। यानी अगर रेगिस्तानी भागों में ऊंट पाया जाता है तो उसके पैर गद्देदार होते हैं, लंबी टांगें होती है और गर्दन में कुबड़ होता है, तो ये उसका अनुकूलन है। कुत्ता मालिक को देख करके पूंछ हिलाने लगता है, ये उसका अनुकूलन है। छुई मुई को छूने से मुरझा जाती है, ये उसका अनुकूलन है। तो आवास पर अब हम देख लेते हैं। आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं में आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, समुद्र तट, तटीय प्रदेश यानी स्थल वाला भाग। जलीय आवास, तो जल में जो आवास जीव जंतु रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। तो जल में कहाँ हो सकता है? नदी, नाले, तालाब, झील, समुद्र, ये सभी, इसमें जीव जंतु भी होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं। अनुकूलित, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होती है जिसमें वे वास करते हैं। चरम जलवायु, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र चरम जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। उष्णकटिबंधीय में अत्यधिक गर्मी रहेगी और ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंडी रहेगी। ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। 6 महीने तक सूर्योदय तो दिन रात रहता ही है, वहाँ ऐसे झुकाव है कि 6 महीना धूप नहीं उगता है और 6 महीना रात होती है। दिन होता है और 6 महीना रात होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर पोलर बियर, पेंगुइन, सील और भी जैसे कि ध्रुवीय चीता, तेंदुआ, खरगोश, बकरी इत्यादि पाई जाती है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस के कई क्षेत्र जो साइबेरिया वाले क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेशों में आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण अपने शरीर पर श्वेत फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, तैरने और चलने के चौड़े और लंबे नखरों मतलब खूर इत्यादि के कारण सर्द जलवायु में भी अनुकूलित रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो यहाँ पर गर्मी होती है और सालों भर बारिश होती रहती है। ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। सर्दियों में तापमान 15 डिग्री से अधिक रहता है और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। ये वर्षावनों की बात हो रही है। यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जीव जंतु, सबसे ज़्यादा जीव जंतु की विविधता वर्षावनों में ही पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित रहते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उसमें परस्पर स्पर्धा कम हो सके। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन में वृक्षों में आवास करने वाले, मजबूत पूंछ वाले, लंबी और विशाल चोंच वाले, चटक रंग वाले, तीखे पैटर्न प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि उत्पन्न करने वाले, फलों को खाने वाले, सूंघने की संवेदन शक्ति वाले, तीव्र दृष्टि वाले, मोटी त्वचा वाले, पर भक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण का मतलब रंग बदलने वाले इत्यादि गुण शामिल होते हैं। अब आखिरी चैप्टर को हम देखें। पवन, तूफान और चक्रवात। वायु दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के कारण जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। इसे मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहा जाता है। वायु हमेशा हमें दबाव डालती रहती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायु की कमी हो जाएगी और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वायु की मात्रा, वायु दाब बढ़ता जाएगा। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हमने तो शुरू में ही कहा था, वो चैप्टर जो पढ़ा रहे थे थल समीर स्थल समीर वाला, तो हमने कहा था कि जहाँ पर भी निम्न दाब होगा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी और जब गतिशील वायु हो जाती है तो उसे पवन कहते हैं। पवन सदैव उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। पवन धाराएं, पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती, कहीं ज़्यादा गर्म है तो कहीं कम गर्म है। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होना,
थल और जल का असमान रूप से गर्म हो जाता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून बनता है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडे स्थानों से ठंडी हवाएं आती हैं। तड़ित झंझावात, तड़ित झंझावात का मतलब बिजली गिरना है ना। झंझा के साथ जब बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं, यानी गड़गड़ाहट के साथ। कम वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी वाली चक्रवात, जो हवा घूम घूम करके चलती है, उसे चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है, यानी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं, जो बिरंडो बोलते हैं हम लोग, गोल गोल घूमता है, और ये कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई दिखाई देती है। उपग्रहों तथा रडार जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसे चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान होता है। तो ये हमने आपको करा दिया क्लास 7 का पार्ट 1, जिसमें चैप्टर हमने कराए आपको 8 और एक चैप्टर और करा देते हैं तो 50-50 में 2 पार्टों में ये आ जाएगा। ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है, पार्ट 9, और कल मैं लाऊंगा। मैं एक दिन का गैप दे देता हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट भी तैयार करने होते हैं, तो एक दिन का गैप कर देता हूँ। तो उसमें क्या आ जाएगा, 10 से 18 तक जो 7 क्लास का पार्ट 2 होगा। मृदा की ऊपरी परत है। मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, जिसको हम अगर कंपोजिशन के तरह में बात करें तो सियाल बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी। अब देखिए, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम तैयार करता है। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तथा इसके बिना पृथ्वी पर जिंदगी का, जीवन का अस्तित्व भी असंभव है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा की परत तो पहला होता है ह्यूमस, जल मृत्तिका, बालू तथा बजरी। ह्यूमस में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ, यानी कहाँ पर? तो मिट्टी में सड़े गले जैव पदार्थ मिल जाते हैं, वो उपजाऊ बन जाता है और इसे ही ह्यूमस कहते हैं। अपक्षय पवन, जल और हिम क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय का मतलब सड़ना गलना। मृदा परिच्छेदिका, किसी स्थान की मृदा को वहाँ की किसान विभिन्न परतों में, मान लीजिए कि आपके घर के आसपास की मिट्टी है, आपने उसे वहाँ से खोदना शुरू किया, तो थोड़ा सा ही देखिएगा आप, थोड़ा सा ही, लगभग 4 अंगुली कुछ उपजाऊ मिट्टी गहरे रंग की मिलेगी। इसके बाद बालू शुरू हो जाएगा, इसके बाद कंकड़ शुरू हो जाएगा, फिर जब पूरा नीचे जाइएगा तो आपको रॉक बेड मिल जाएगा। इसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। संस्तर स्थितियाँ, प्रत्येक परत में स्पर्श अलग होगा, रंग अलग होगा, गहराई बढ़ने के साथ संगठन भी बदल जाएगी, और ऐसी स्थिति को संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। शीर्ष मृदा, सबसे ऊपरी वाली संस्तर को जो गहरे रंग की होती है, जिसमें ह्यूमस होता है, उसे शीर्ष मृदा कहते हैं। इसमें कई सूक्ष्म जीवों जैसे कृमियों, कृंतकों, छछूंद्र जीवों, छोटे छोटे जीवों को यहाँ पर आवास मिलता है। यही ऊपर वाली मिट्टी से पौधे ह्यूमस को प्राप्त करते हैं, जो उसके लिए खाद का काम करता है। मध्य परत, तो ह्यूमस की नीचे वाली परत को मध्य परत कहते हैं और इसमें खनिज अधिक होता है। यह परत पहले वाली परत यानी शीर्ष मृदा से थोड़ी सी कठोर होती है। आधार सेल, आधार सेल का मतलब छोटे छोटे ढेले या बड़े बड़े, देखिएगा कंकड़ आना शुरू हो जाएगा। जिसको खोदना हो तो हाथ से, अपनी खुरपी वगैरह से नहीं होगा, फावड़ा ही लाना होगा। और सबसे नीचे मिलेगा आपको चट्टान। मृदा सैल कणों यानी पत्थरों के टुकड़े, बालू, ह्यूमस सब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा?
मृदा बनाएगा। इसमें बैक्टीरिया, पादप के अवशेष, केंचुए इत्यादि भी होते हैं। बलुई मृदा, अब ये मृदा के प्रकार हो गया। तो बलुई मृदा का कण बड़ा बड़ा होगा, जिसमें जल अवशोषण की क्षमता अधिक होगी, लेकिन जल धारण की क्षमता सबसे कम होगी। मृण्मय मृदा, सूक्ष्म कण होंगे, जल धारण की क्षमता अधिक होगी, लेकिन जल अवशोषण की दर कम होगी। दुमटी मृदा, जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, ये बड़े और छोटे दोनों से मिलकर के बनी होती है और बहुत ही उपजाऊ होती है धान गेहूं के लिए। मृत्तिका मृदा, मृदा के कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं, जिसको क्लेई मृदा कहते हैं, जिससे मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं। गाद, गाद का मतलब कीचड़ होता है ना। इसमें मृदा कण भी मिले रहेंगे और कीचड़ भी मिला रहेगा। अब है चिकनी मिट्टी, जिसको देखिए अब बार बार देखिए आप यहाँ पर देखिए मृत्तिका मृदा है ना, इसी को क्लेई मिट्टी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं। और इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में, सांचा बनाने में, खिलौना बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं मृदा के गुण। तो मृदा के गुण क्या है? मृदा में पानी अवशोषण की क्षमता होती है, मृदा में जल वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठ सकता है, मृदा में अंतःस्रवण दर की गणना होती है। हमने कहा था जिसके कण बड़े बड़े होंगे उसमें अंतःस्रवण की दर अधिक होगी, लेकिन जल धारण की क्षमता कम होगी। जल की मात्रा को ml में नापते हैं, अंतःस्रवण की दर को ml प्रति मिनट मापते हैं और अंतःस्रवण को मिनट में मापते हैं। अब हम बात करेंगे पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? तो मृदा की प्रकृति प्रभावित होती है। जलवायु कारक भी हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मृदा परिच्छेदिका मृदा की संरचना में बदलाव लाते हैं। मृदा के घटक किसी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति और फसलों की किस्म का भी निर्धारण कहते हैं, यानी जिस प्रकार की मृदा होगी उसी प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी। अब देखते हैं मृदा और फसलें। चिकनी मृदा और दोमट मृदा में गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए काली मृदा और दुमटी मृदा कह रहा है, तो सबसे उपयुक्त क्या होता है? काली मृदा होती है। लाल रंग की जो मृदा होती है वो आपका कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए सबसे अच्छी होती है। तो अब देखिए जल निकास आसानी से हो जाता है और पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है, यानी जल में वायु भी होता है और जल में वायु होता है तो मृदा में भी वायु होता है। और एक बात और समझिए, जब आप मिट्टी में देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो उस मिट्टी को पानी में डालेंगे ना तो छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे। इसका मतलब उसके अंदर खाली स्थान था और उसमें हवा भरी हुई थी। यही कहना चाह रहा है लास्ट वाला। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। और एक बात जानकारी दे दूं, आज ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड का, देखिए अब टीचर वैकेंसी 26,001 आ गया है, तो उसके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का मैंने क्लास शुरू कर दिया है। ये भी चलेगा और वो भी चलेगा।